नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से एक नई वीडियो, एक नई सीरीज के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पूरा फोकस होगा एनसीईआरटी। मतलब कि एनसीईआरटी जो है, गाइस आपने भी काफ़ी मेंटोर्स जो होते हैं हमारे, जो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आपने भी कई बार अक्सर सुनने को मिला होगा कि वो कहते हैं कि एनसीईआरटी को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। बट गाइस क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ जो है वो थोड़ा आलस कर जाते हैं, या फिर उनके पास टाइम नहीं होता इतना कि वो जो है एनसीईआरटीज को दोबारा से पढ़ सकें। तो गाइस इसीलिए जो है ये सीरीज स्टार्ट करने का मैंने सोचा कि कम टाइम में जो है एनसीईआरटी कवर कर सकें क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि आपको जो है एनसीईआरटी का बेस भी क्लियर हो जाए और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए। तो गाइस इस जो वीडियो है, इस जो मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, इसमें सारी जो है मैं बुक में से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा बिल्कुल बेस एकदम क्लियर हो जाए और हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो गाइस फिर बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, with reference to cohesion consider the following statements, which of the statement given above is are correct। तो गाइस हमें कोरिजन के बारे में दो स्टेटमेंट दी हुई है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड ओनली। मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। कॉपर रिएक्ट्स विद एयर एंड गेन्स अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ये स्टेटमेंट सही है और हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। तो गाइस इन दोनों स्टेटमेंट के जो सोल्यूशन है आपको डिटेल में नीचे मिल जाएंगे, आप इनको चाहे तो पढ़ सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको हिंदी में इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो गैस पहले पढ़ते हैं कॉपर के बारे में। सेकंड स्टेटमेंट, गैस कॉपर मतलब जो तांबे की कोई भी चीज अगर हम उसको खुले में छोड़ते हैं तो वो जो है हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करेगी, और धीरे धीरे क्या होगा, जो तांबा है वो अपना जो चमक है वो खोने लगेगा और उसकी जगह जो है ग्रीन कलर की परत ले लेगी। तो गैस जो ग्रीन कलर की परत होती है उसको हम कार्बन कॉपर कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ऐसे गैस सिल्वर के साथ भी होता है। अगर हम किसी भी चांदी की कोई भी चीज को अगर हम खुले में छोड़ते हैं तो वो क्या है, हवा के अंदर जो सल्फर है उसके साथ रिएक्ट करती है कोई भी चांदी की चीज, और वो धीरे धीरे जो है वो काली पड़नी शुरू हो जाती है। तो गाइज जो काली परत होती है उसको हम सिल्वर सल्फाइड के नाम से जानते हैं। तो गाइज इसलिए जो है हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो गलत थी, क्योंकि उसमें बोला गया सिल्वर आर्टिकल है वो रेड हो जाता है, बल्कि सिल्वर जो आर्टिकल है वो ब्लैक हो जाता है, ना कि रेड। इसलिए जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। Second question, regarding the non-metals, consider the following statements. Which of the statements given above is are correct? तो guys हमें यहाँ पे नॉन मेटल्स के बारे में दो स्टेटमेंट दी हुई है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट है डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, जो कि सही है, और जो सेकंड है वो हमारी गलत है। तो इसको पढ़ते हैं गाइज। तो गाइज पहले जान लेते हैं कार्बन के बारे में। तो गाइज हमारा कार्बन है वो एक नॉन मेटल कैटेगरी में आता है, और ये जो गाइज हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में पाया जाता है, और इसकी कार्बन की हर डिफरेंट कैटेगरी को जो है हम एलोट्रोप के नाम से जानते हैं। तो गाइज हमारा डायमंड है वो भी एक कार्बन का ही एलोट्रोप है, मतलब कि कार्बन का ही एक पार्ट है, तो इसकी वजह से ये भी डायमंड जो है वो भी नॉन मेटल कैटेगरी में आएगा। तो गाइज डायमंड की खासियत क्या है, डायमंड जो है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, और इसी के साथ साथ इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बिल्कुल हाई होता है। तो इसलिए हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। हमारी सेकंड स्टेटमेंट है उसमें बोला गया था ग्रेफाइट जो है पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट ये जो है गलत है। जो है ग्रेफाइट है वो भी जो है कार्बन का ही एक एलोट्रोप है, बट ये जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, regarding the physical properties of metal, consider the following pairs. Which of the pairs given above is are correctly matched? तो guys हमें यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है मेटल्स की, और हमें बताना है कि इनमें से जो है कौन कौन सी सही है, कौन कौन सी करेक्टली मैच कर रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मतलब ये तीनों के तीनों जो फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हुई हैं वो बिल्कुल सही मैच कर रही हैं। तो guys पहले पढ़ते हैं मेलेबिलिटी। तो guys मेलेबिलिटी का मतलब होता है इसमें मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। तो गाइस ये बिल्कुल सही है। और जो सबसे मोस्ट मेलेबल जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, जिनको हम बहुत ही पतला पीट पीट कर बना सकते हैं। ऐसे ही सेकंड है डक्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। तो गाइस सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, वो होता है गाइस हमारा सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है हमारा गोल्ड। गोल्ड को जो है हम बिल्कुल पतला बना के उसकी हम सबसे ज्यादा पतली जो है तार बना सकते हैं। तो ये भी सही है। और जो थर्ड है वो है सोनोरस। मतलब कि सोनोरस का मतलब क्या होता है, मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। मतलब वो मेटल जब हम उसको किसी हार्ड सरफेस पे मारे तो वो साउंड करे, तो उसको हम कहते हैं गाइस सोनोरस। जैसे हमारे स्कूल में जो हमारी बेल होती है उसको
वो सही इसका होगा एग्जाम्पल। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। Fourth question. Consider the following statements. Which of the statements given above is are correct? तो कहते हैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थर्ड ओनली। मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और जो बाकी की दोनों है वो गलत है। तो गाइस चलिए एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेटमेंट से जो कि हमारी गलत है। ऑल द मेटल्स ऑक्साइड्स गेट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्केलाइज। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि इसमें बोला गया है कि जितने मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सारे डिजोल्व होते हैं वाटर में, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजोल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज। पहले गाइस इसको समझने से पहले जान लेते हैं कि एल्कलाइज का मतलब क्या होता है। तो गाइस एल्कलाइज की बेसिक सी डेफिनेशन ये है, जो मेटल वाटर में सोल्यूबल होगा उसको हम एल्कलाइज कहेंगे। ऊपर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि जितने मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सारे डिजोल्व होते हैं वाटर में, जो कि हमारा बिल्कुल गलत है। सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स डिजोल्व नहीं होते वाटर में एक्सेप्ट पोटेशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड सोडियम ऑक्साइड। इन दोनों को छोड़ के ये दोनों है मेटल ऑक्साइड्स हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और बाकी नहीं होते, इसलिए हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट में जो कह रही है सिल्वर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, जो कि गलत है। अगर नीचे पढ़े तो यहाँ पे लिखा है सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पे ऊपर बोला है कि जो सिल्वर है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे, बट सही बात क्या है कि जो सिल्वर और गोल्ड है वो रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे भी। तो इसलिए जो स्टेटमेंट गलत हुई। अब थर्ड स्टेटमेंट जो कि हमारी पहले से सही है, गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद एनी कंडीशन ऑफ वाटर एट ऑल। से बोला गया जो गोल्ड है वो किसी भी कंडीशन में, चाहे पानी ठंडा हो या फिर गर्म हो, चाहे भाप हो, किसी भी कंडीशन में जो गोल्ड है वो रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रोमाइन। तो गाइस जो ब्रोमाइन है वो एक ऐसा एक अकेला नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स। तो गाइस नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स एंड गैसेस। जो नॉन मेटल्स है या तो सॉलिड हो सकते हैं या फिर गैस हो सकते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमाइन, क्योंकि जो ब्रोमाइन है वो एक ऐसा अकेला नॉन मेटल है जो कि लिक्विड शेड में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन, which of the following elements is used to coat iron and steel to protect them from rusting। तो गाइज हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो यूज किया जाता है आयरन और स्टील को कोट करने के लिए, ताकि उसको हम रस्ट मतलब कि जंग लगने से बचा सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिंक। तो गाइज हम जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन और स्टील पे, ताकि आयरन और स्टील पर जो है जंग ना लगे, रस्टिंग ना हो। तो गाइज इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। गाइज एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। तो गाइज जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें यही होता है कि जो हमारा आयरन और स्टील है उसमें हम जो है जिंक की कोटिंग करते हैं, ताकि उसमें जो है रस्ट ना लगे, जंग ना लगे। तो गाइज उसी प्रोसेस को जो हम गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन इसमें से कि गैल्वेनाइजेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो आप इसका सही आंसर दे सकते हैं कि गैल्वेनाइजेशन में जो है हमें जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन और स्टील पर, उसको जंग लगने से बचाने के लिए। तो वो होता है गाइस हमारा गैल्वेनाइजेशन। तो गाइस ये तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेवेंथ क्वेश्चन, with reference to known metals consider the following statements, which of the statements given above is are correct। तो गाइस हमें यहाँ पे नॉन मेटल्स के बारे में तीन स्टेटमेंट दी हुई हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉन मेटल्स के लिए सही है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। मतलब जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट है नॉन मेटल्स के लिए, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो चलिए एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। तो पहली स्टेटमेंट जो है हमारी वो सही है। वो क्या कह रही है, अनलाइक मेटल्स, मतलब कि मेटल्स के विपरीत, मेटल्स के अपोजिट, दे आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। मतलब कि ये कहना चाहते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा और अगर आपने ऊपर एक क्वेश्चन सही से पढ़े हैं इससे पहले के, तो आपको पता चल गया होगा कि मेटल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो guys, जैसे मैंने ऊपर बताया था मेटल जो होता है वो मेलेबल होता है और डक्टाइल होता है। तो गैस नॉन मेटल के साथ जो है बिल्कुल उल्टा है, अनलाइक मेटल्स दे आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। मतलब कि मेटल के विपरीत ना ही ये मेलेबल होते हैं और ना ही ये डक्टाइल होते हैं, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसलिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट
विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस जितने भी नॉन मेटल्स हैं हमारे, सारे के सारे जो है बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब कि नॉन मेटल्स में से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं करती एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट। ग्रेफाइट जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जो अकेला एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और ग्रेफाइट को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये सारे के सारे बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो गाइस ये थी हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो कि बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट, दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन ऑफ डिल्यूट एसिड्स टू फॉर्म हाइड्रेट्स, जो कि बिल्कुल सही है। ये जो है रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ जो कि बनाता है हाइड्राइड्स। तो ये भी, तो यहाँ पे तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो गाइज हमें यहाँ पे दो कॉलम दे रखे हैं जिसमें एक में लिखा हुआ है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे में लिखा हुआ है एलॉय। तो गाइज मैं आपको बता दूं जो एलॉय होता है उसका मतलब होता है जब हम किन्हीं दो मेटल को मिक्स करके एक अलग चीज बनाते हैं, एक अलग मेटल बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को जो है एलॉय कहते हैं। हम जो मिक्स कर रहे हैं वो एक मेटल भी हो सकता है, या मेटल को मेटल के साथ भी कर सकते हैं, या मेटल को नॉन मेटल के साथ भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी हम अलॉय कहेंगे, उस प्रोसेस को अलॉय कहते हैं। और जो उससे मिलके एक अलग चीज बनती है उसका एक डिफरेंट नाम होता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, मतलब कि चारों के चारों जो यहाँ पे पेयर दे रखे हैं चारों के चारों बिल्कुल सही मैच है अपने सामने वाले से। तो गाइज यहाँ पे आप बिल्कुल काफी, गाइज ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जो इसका फोर्थ पॉइंट है लेड एंड टीन वाला, ये जो है सीडीएस या फिर एनडीए के किसी पेपर में पूछा गया था कि लेड और टीन को जब मिक्स करते हैं तो कौन सा एलॉय बनाता है, तो इसका आंसर था सोल्जर। जैसा मेरे को याद आ रहा है मैंने दिया था पेपर, तो इसका आंसर सही है। तो guys, ये जो चारों के चारों हैं काफी इंपॉर्टेंट जो है मिक्सचर है, आप इनको तो जरूर याद कर लें। अगर आपकी इच्छा है और भी याद करने की तो आप उनको गूगल से सर्च करके कर सकते हैं याद। तो गैस पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मरकरी को हम अगर किसी और मेटल के साथ मिक्स करते हैं तो हमें अलॉय कौन सा देता है, एमेल्गम। अगर हम कॉपर को जिंक के साथ करते हैं तो हमें वो अलॉय देता है ब्रास। अगर हम कॉपर को टीन के साथ करते हैं तो हमें देता है वो अलॉय ब्रॉन्ज। और मैं लेड और टीन का बता ही चुका हूँ। गाइस यहाँ पे अगर आप नीचे इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एक यहाँ पे लाइन दिखेगी जो कि काफी समझने वाली है। काफी चांसेस है आने पेपर में, क्योंकि अब पेपर जैसे आप जानते हैं कि पेपर का लेवल जो है हर साल जो है डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम पूछते हैं। तो यहाँ पे गाइस एक आपको लाइन मिलेगी, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। मैं आपको गाइस यहाँ पे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। यहाँ पे गाइस कहने का मतलब इसका ये है, अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर और टिन का। मान लीजिए कॉपर और टिन जो कि दोनों के दोनों मेटल हैं, हम इनको मिक्स करते हैं और हमें मिलता है यहाँ पे ब्रॉन्ज। तो गाइज जो कॉपर और टिन है ये मेटल है, और आपने ऊपर पढ़ा था जो मेटल होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। बट जब ये इन दोनों को मिलाते हैं और जो हमें अलॉय मिलता है वो मिलता है हमें ब्रॉन्ज। तो गाइज ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ब्रॉन्ज जो है वो भी गुड कनेक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिख भी रही होगी। तो गाइस जो कॉपर टिन है ये तो गुड कनेक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट जो इनको मिला के जो हमें अलॉय मिला है ब्रोंज, ये जो है गुड कनेक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसलिए गाइज अगर पेपर में आपसे कोई ऐसी स्टेटमेंट पूछ ले कि कॉपर और टिन को हम मिक्स करते हैं और जो हमारा अलॉय मिलता है ब्रॉन्ज मिलता है वो भी गुड कनेक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी, क्योंकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कॉपर और टिन इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्टर अच्छे हैं तो जो उनसे मिलके अलॉय बनेगा वो भी गुड कनेक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे नीचे आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मैंने जो चार ये पेयर बना रखे हैं उनके चारों के बताए हैं कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि अगर हम उनको मिक्स करें तो वो भी गुड कनेक्टर होगा हीट का फिर या फिर इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप इनको चारों को जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं। आने वाले पेपर में काफी चांसेस है कि इस पे से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैच फायर इफ दे आर केप्ट इन ओपन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो गाइस हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा, यहाँ पे हमें यहाँ पे तीन मेटल दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा मेटल जो है वो आग पकड़ लेता है अगर हम उसको हम खुले में रख दें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कि सोडियम एंड पोटेशियम, Sp। ताकि सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं अगर हम इनको हम खुले में रख दें तो ये जो है आग पकड़ लेती हैं। तो गाइस ये जो है काफी रिएक्टिव मेटल होते हैं, अगर इनको खुले में रख दें तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए इनको जो है गाइस हमेशा मिट्टी के तेल में, कैरोसिन ऑयल में जो है
डुबा के रखा जाता है ताकि ये जो है फायर को ना पकड़े, आग ना लगे इसमें। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन, विच द with the reference of iron and steel, consider the following statements. Which of the statement given above is are correct? तो गाइस हमें यहाँ पे जो है आयरन और स्टील के बारे में दो स्टेटमेंट दी हुई है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनके लिए सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो आयरन और स्टील के लिए बिल्कुल सही है। तुम्हारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट, जो कि बिल्कुल सही है। अगर इसको देना पड़ेगा, जो गाइस प्योर आयरन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। अगर उसको हम थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो वो आसानी से जो है स्ट्रेच हो जाएगा, खिंच जाएगा। तो गाइस इसी को जो हमारा मेटल होता है उसको हार्ड बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, कार्बन का एक छोटा सा अमाउंट, मतलब कि 0.05% भी अगर हम मेटल के अंदर कार्बन मिला देंगे तो वो जो मेटल है वो काफी हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए जो प्योर मेटल है वो तो काफी सॉफ्ट होता है, बट जो हम जितना भी हमारा हम जिस चीजों से काम करते हैं, जितनी मेटल की चीजें हैं वो प्योर मेटल नहीं होती, क्योंकि अगर वो मेटल होंगी तो प्योर होंगी तो वो काफी नाजुक होंगी, वो जल्दी से टूट जाएंगी। इसलिए उनके अंदर जो है कार्बन मिला होता है ताकि वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो सके। हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? स्टेनलेस स्टील इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। मतलब कि जो स्टेनलेस स्टील आपने नाम सुना होगा, काफी सारी कंपनियां जो है ये बोलती है कि हमारी जो स्टील है वो स्टेनलेस स्टील है। तो गाइस स्टेनलेस स्टील होती क्या है? वो स्टील जिसके अंदर जंग नहीं लग सकता, उसको हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि स्टेनलेस स्टील जो बनती कैसे है? तो गाइस ये भी एक अलॉय होता है, स्टेनलेस स्टील भी एक अलॉय है। और वो किसका अलॉय होता है गाइस? आयरन को जब हम मिक्स करते हैं निकल के साथ और क्रोमियम के साथ, जब हम आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स करते हैं तो हमें जो है वो स्टेनलेस स्टील देता है। तो गाइस ये था 10th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन, which of the following pair is the correct combination of the highest and least reactive metal? तो गाइज इस पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी है, हर साल पेपर में किसी ना किसी पेपर में आपको मेटल और नॉन मेटल में से इस क्वेश्चन पे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पोटेशियम एंड गोल्ड। तो हमसे पूछा था हाईएस्ट टू लीस्ट। सो हाईएस्ट होता है पोटेशियम, सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है गोल्ड। तो गाइस ये तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, बट आपसे जो है पेपर में एक सीरीज पूछता है। जैसे यहाँ पे मैंने नीचे आपको दिख रहा होगा, पूरे मैंने सीरीज लिख रखी है। आपको और भी आसान करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, एक फोटो दिखाता हूँ, इससे आपको और भी जल्दी समझ में आएगा। तो गाइज ये एक फोटो है जिसमें सारे केमिकल के नेम और उनके साइन लिखे हुए हैं। जैसे पोटेशियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, उसका साइन होता है के। तो आप इनको भी साइन को याद रख जाना, जरूरी नहीं है कि पेपर में जो है आपको पोटेशियम सोडियम कैल्शियम लिखा है। ज्यादातर पेपर्स में जो है उनके केमिकल साइन जो होते हैं, जैसे के हो गया, NaCl, इनसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो आपको कोई भी इनमें से जरूरी नहीं कि पहला ही देंगे, बीच में से कोई से भी जो है 3 या 4 आपको मेटल दे देंगे और आपको बोलेंगे इनको जो है हाईएस्ट टू लीस्ट या फिर लीस्ट टू हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल के फॉर्म में उनको लगाओ। तो गाइस आपको बिल्कुल ध्यान से इनको पढ़ के जाना है, इनमें से बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गाइस ये था हमारा 11th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन, रिगार्डिंग द एनोडाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो गाइस हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक वर्ड दिया हुआ है एनोडाइजिंग। तो हमें बताना है कि एनोडाइजिंग की इनमें से कौन सी, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी इनमें से सही मीनिंग होता है एनोडाइजिंग का मतलब। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो है एनोडाइजिंग की बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। तो गाइस एनोडाइजिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जो फॉर्म करता है, जो बनाता है एक थिक ऑक्साइड लेयर, मतलब कि एक मोटी ऑक्साइड लेयर एल्यूमिनियम की, एक मोटी एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर को बनाता है, उसको हम कहते हैं एनोडाइजिंग। ये एक प्रोसेस होता है। आप इसके बारे में और नीचे डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे ये बनती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 13th question, with reference to gold, consider the following statements. Which of the statements given above is are correct? तो गाइस यहाँ पे हमें गोल्ड के बारे में दो स्टेटमेंट दी हुई है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो गोल्ड के बारे में एकदम सही है। तो अपनी पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
प्योर गोल्ड इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो गाइज ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो गाइज इसके पीछे का रीजन जानते हैं गाइज, जो प्योर गोल्ड होता है वो जो है 24 कैरेट का होता है। आपने भी एक कैरेट वाला सिस्टम सुना होगा, जब भी आप अपनी फैमिली के साथ ज्वेलरी की शॉप पे जाते हैं, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट। तो गाइज आपको बताता हूँ 24 कैरेट का मतलब क्या होता है। गाइज 24 कैरेट का मतलब होता है प्योर गोल्ड। तो गाइज आपको जो भी ज्वेलरी होगी ना वो कभी भी 24 कैरेट की नहीं मिलेगी, क्योंकि गाइज ये भी जो गोल्ड है वो भी मेटल की तरह होता है। जैसे मेटल की जो प्योर फॉर्म होती है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, फ्रेगिल होती है, नाजुक होती है। उसको जो है हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, जैसे मेटल में हम कोई भी जो प्योर मेटल होता है उससे हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि वो बहुत नाजुक होगा और जल्दी से टूट जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल सेम गोल्ड के साथ है। जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो एकदम प्योर गोल्ड होता है, उससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रेच हो जाएगी। अगर हम कोई भी चीज़ बनाने जाएंगे तो जल्दी से खिंच जाएगी, तो वो बिल्कुल शेप आ ही नहीं पाएगी ज्वेलरी की, हम जो शेप लाना चाहते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो प्योर गोल्ड होता है। बट जो प्योर गोल्ड होता है उससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। तो ये कह रहा है गाइस, इंडिया में जो है 22 कैरेट के जो गोल्ड है उसको जो है यूज किया जाता है मेकिंग ऑर्नामेंट्स, मतलब कि गहने। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहने। तो इंडिया में जो गहने बनाने के लिए 22 कैरेट का गोल्ड यूज किया जाता है। तो गाइस इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा था जब हम मेटल में कॉपर को मिलाते हैं तो उसके बाद वो हार्ड हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसे ही गोल्ड में होता है। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है, मान लीजिए 24 कैरेट में कि 24 पार्ट्स हैं गोल्ड के, बट जो उससे हम जो ज्वेलरी है वो बनाना काफी इम्पॉसिबल है। हम उसको मनचाही शेप दे ही नहीं पाएंगे, इसलिए जो है 22 कैरेट, मतलब कि अगर हम 22 कैरेट मतलब कि जो 22 पार्ट, जो 24 पार्ट थे उसमें से 22 पार्ट जो प्योर गोल्ड का होगा, जो बाकी के 2 पार्ट है उसमें हमें जो है कोई और मेटल मिलाना पड़ेगा ताकि वो हार्ड हो सके। तो गाइज वो उसमें हम क्या मिलाते हैं, जो बाकी के 2 पार्ट है उसमें या तो हम सिल्वर मिलाते हैं या फिर कॉपर, ताकि वो जो है थोड़ा हार्ड बन सके और हम मन चाहिए ज्वेलरी बनवा सके। तो गाइज ये दोनों स्टेटमेंट गोल्ड के बारे में जो कि बिल्कुल करेक्ट थी। तो गाइज आज की वीडियो में जो मैं सिर्फ 13 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, वरना जो वीडियो है काफी बड़ी रहेगी। जो आगे के 2 क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन थे वैसे तो, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो आगे के 2 क्वेश्चन है वो आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। अगर आपको वो आते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, आप अच्छे से, इसका मतलब ये है, ये शो करता है वो कि आप अच्छे से जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। बस आपको जो है रिवाइज करने की जरूरत है। अगर फिर भी आपको नहीं आते तो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। सबको जरूरी नहीं है कि सबको ही सब कुछ आता हो। आप उनको पढ़ सकते हैं, मैं उनका आंसर भी आपको दिखाऊंगा बाद में, आप उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस जो 15 क्वेश्चन है वो हमारे होमवर्क में है, मैं आपको। तो गाइस ये है हमारा 14 क्वेश्चन और उसका आंसर भी आपको दिख ही गया होगा नीचे। आपका गाइस 14 क्वेश्चन जो है एक ट्विस्ट है। आप इसका जो है आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने यहाँ पे इसका आंसर नहीं लिखा है जानबूझ के। जिसको भी अगर आता है तो वो प्लीज उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करे, और जिसको नहीं आता वो थोड़ा गूगल में जाकर रिसर्च करे, या फिर 10th क्लास का चैप्टर है तो 10th की क्लास की बुक में जाके थोड़ा सा पढ़े और इसका आंसर बताने की कोशिश करें। ऐसे 15 क्वेश्चन जो है ये, और मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो गाइज ये थे हमारे टोटल 15 क्वेश्चन। आज की वीडियो में अभी इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।